अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं NMR विच इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है, कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो कि बेसिक है NMR को समझने के लिए, लाइक स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियर। Then we will discuss the principle and then working, and at the end we will make a short analysis of various spectrum that we will get from NMR. Okay, let's move forward. First of all, atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर आपके पास क्या चीज आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एज यू नो रिवॉल्व इन द शेल्स, बट आवर मेन कंसर्न इज प्रोटॉन और न्यूक्लियस। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमारे पास क्या हो सकती है, या +1/2 हो सकती है, या उसकी स्पिन क्या हो सकती है, -1/2। स्पिन क्या है कि हम इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जिसको हम शेल कहते हैं। सो दिस मोशन इज नोन एज सर्कुलेटरी मोशन। बट इस मोशन के साथ साथ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ सर्कुलेटरी मूव नहीं करता, बल्कि वो क्या होता है, वो अपने ही एक्सिस के गिर्द भी क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। और इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पिनिंग मोशन का नाम देते हैं। तो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग को शो करता है, दैट आइदर इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें एक स्पिन को हम +1/2 कह सकते हैं, एक को -1/2। दीज आर टू डिफरेंट साइन प्लस एंड माइनस, दे आर शोइंग दैट ईदर इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग इज टोटली लाइक अर्थ, जिस तरह अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड द सन और अपने एक्सिस के गिर्द भी वो क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। सो दिस इज द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आई एम शोइंग हियर इन डायग्राम। सिमिलरली आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, एंड यू नो दैट इन न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन, प्रोटॉन की तादाद वेरी करती रहती है। तो जो एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, दिस न्यूक्लियस कैन आल्सो स्पिन। ये न्यूक्लियस भी हमारे पास क्या करता है, स्पिन करता है। और इसकी जो स्पिनिंग है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकती है। तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 और -1/2 के अलावा भी हो सकते हैं। मतलब वेरियस डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास स्पिन करता रहता है न्यूक्लियस, यू कैन से न्यूक्लियाई। यस, कि न्यूक्लियस जो है वो भी स्पिन करते रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन की तरह इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 एंड -1/2 नहीं होता। इसके स्पिन क्वांटम नंबर की तादाद ज्यादा हो सकती है, और उसकी रीजन ये है कि हर न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक ये न्यूक्लियस शो किया है, अब ये क्या कर रहा होगा, ये स्पिन कर रहा होता है, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे मैं कहता हूँ ये एक और न्यूक्लियस है, तो ये भी क्या कर रहा हो सकता है, ये भी स्पिन कर रहा होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमारे पास जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी स्पिनिंग की डायरेक्शन मुख्तलिफ होती है, ठीक है जी। तो न्यूक्लियस जो है वो भी क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, सबसे मेन चीज। अब यहाँ पे यही जो स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस है यही हमारे लिए एनएमआर की बेस है, और इसी की ही बेस पे एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है वो हम शो कर सकते हैं। मजीद डिटेल में बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको मेन ये चीज बतानी थी कि न्यूक्लियस जो है वो भी स्पिन करता है लाइक इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कौन से एटम या कौन से एलिमेंट जो है वो एनएमआर एक्टिव होते हैं, कौन से एनएमआर एक्टिव नहीं होते। इसके लिए एनएमआर एक्टिव के लिए बुनियादी कंडीशन क्या है, या आप ये कह सकते हैं कि अजम्पशन क्या है। अजम्पशन ये है कि एनएमआर एक्टिव होने के लिए आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी ऑड, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन नहीं होने चाहिए बल्कि क्या होने चाहिए, ऑड नंबर में होने चाहिए। और यू कैन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। किसी न किसी एक पार्टिकल का ऑड होना जरूरी है। यू नो कि इन न्यूक्लियस हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से किसी एक का ऑड नंबर होना जरूरी है। इन शॉर्ट फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि जो इनका न्यूक्लियन नंबर है, या दूसरे लफ्जों में हम ये कहें कि इनका जो मैस नंबर है वो क्या होना चाहिए, मैस नंबर जो है वो ऑड होना चाहिए। अगर मैस नंबर इवन होगा तो फिर जो हमारे पास है वो एनएमआर एक्टिव नहीं होगा। एनएमआर एक्टिव होने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मस्ट बी ऑड नंबर। अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है H11 H12। यहाँ पे हमारे पास जो H11 है, दिस इज एनएमआर एक्टिव, बट H12 इज नॉट, बिकॉज इसका जो मैस नंबर है वो हमारे पास क्या है, मैस नंबर इसका इवन है। इवन होगा तो एनएमआर एक्टिव
नहीं होगा। तो H11 जो है ये NMR एक्टिव है। और एग्जांपल ले लेते हैं, हम कार्बन 13 की बात करते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, दीज आर द थ्री आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन 12 बिकॉज एटॉमिक मास और मास नंबर इज इवन, तो ये एनएमआर एक्टिव नहीं होगा। 14 इज आल्सो एन इवन नंबर, तो ये भी एनएमआर एक्टिव नहीं होगा। बट कार्बन 13 दिस विल बी एनएमआर एक्टिव बिकॉज मास नंबर इज ऑड नंबर। ठीक हो गया। और भी हमारे पास बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं। फास्फोरस 31 हो सकते हैं बिकॉज मास नंबर इज ऑड। तो फॉर एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई द मास नंबर मस्ट बी ऑड नंबर। तो ये दूसरी मेन कंडीशन या मेन आप ये कह सकते हैं कि अजम्पशन है फॉर एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे इसकी रीजन भी आपको बताते चलो। ऑड इसलिए होगा कि आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई इवन नंबर ऑफ पार्टिकल, या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, तो चार्ज पार्टिकल मूव करने से क्या चीज प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चाहे इलेक्ट्रॉन मूव करे, चाहे वो न्यूक्लियाई मूव करे, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है या रिवॉल्व करता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब अगर हमारे पास मैस नंबर इवन होगा, तो इससे मुराद ये है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल एक साइड पे चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, दे कैंसल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द अपोजिट मूविंग पार्टिकल्स। कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते थे, कि जो क्लॉकवाइज पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको कैंसिल कर देते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही चीज है कि जो आपके पास इवन के केस में क्या होता है कि जो एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करने वाले उसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर लेते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या एनएमआर किस तरह वर्क करता है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई कंपाउंड है, जाहिर सी बात है उसके अंदर एनएमआर एक्टिव कंपाउंड की ही बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे और उनकी एक रैंडम डायरेक्शन होगी। कोई किसी न्यूक्लियाई की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, तो किसी की किसी और डायरेक्शन में। यहाँ पे इनके अंदर कोई तरतीब नहीं होगी, आप ये कह सकते हैं कि एक इरेगुलर मूवमेंट होगी। अब ये हमारे पास क्या है? एक कॉमन सा कंपाउंड है जिसके अंदर न्यूक्लियाई की मुख्तलिफ डायरेक्शन है। अब क्या होगा कि अब मैं इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करता हूँ। एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, तो क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इन न्यूक्लियस के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। और इंटरेक्ट इस तरह करेंगे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियाई मुख्तलिफ डायरेक्शन में या रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ये अपने आप को अरेंज करेंगे। नाउ दे हैव टू पॉसिबिलिटी, either they are going to arrange themselves according to the applied magnetic field or they are going to oppose। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होंगे ये क्या करेंगे? ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियस मुख्तलिफ थे, ज्यादा अमाउंट में थे, अब इनमें से कुछ न्यूक्लियाई वो होंगे, बल्कि मोस्टली वो होंगे जिनकी एनर्जी कम होती है। जब उनकी एनर्जी कम होती है, तो वो अपने आप को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं? अलाइन कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू ड्रा हियर कि वो न्यूक्लियाई जिनकी एनर्जी लो होगी, वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर लेंगे? अलाइन कर लेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल द न्यूक्लियाई, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई। अब होगा क्या? जरूरी नहीं कि सबकी एनर्जी कम हो। देयर विल बी सम ऑफ द न्यूक्लियाई जो कि क्या करेंगे? अपने आप को अपोजिट वे में अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेंगे? अरेंज कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हम मैं इन शॉर्ट ये कहता हूं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास न्यूक्लियाई जो होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेते हैं। बट देयर आर सम ऑफ द न्यूक्लियाई जिनकी एनर्जी हाई होती है, तो वो क्या कर लेते हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट वे में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। यहां तक इनका ये कॉमन सा एक फिनोमेना है। अब होता ये है, अब यहां पर इनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द वर्ड रेजोनेंस। अब क्या होगा? अब जब आपके पास इस तरह की कंडीशन होती है, अब आप क्या करेंगे? यहां से इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे। अब जब आप इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि मोस्टली हमारे पास रेडियो वेव के रीजन में आती है, तो वो क्या करेंगे कि वो, ये मैं नहीं कह रहा कि वो हर एक न्यूक्लियर को प्रोवाइड करेंगे। न्यूक्लियर की एक अपनी स्पिन होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूक्लियस क्या कर रहे होते हैं? स्पिन कर रहे होते हैं। अब इनकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी। और कुछ हमारे पास जो है
यहाँ से जो हम रेडिएशन थ्रो कर रहे होते हैं, इन रेडिएशन की भी फ्रीक्वेंसी होती है। आपने फिजिक्स में एक फिनोमेना पढ़ा होगा कि जब हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक आप अप्लाइड कह लें, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती है तो इसके नतीजे में एक रेजोनेंस का फिनोमेना होता है, जिसके नतीजे में एम्पलीट्यूड काफी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, स्पिन कर रहे होते हैं। इनकी एक अपनी स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी होती है और ऊपर से हम रेडिएशन भी थ्रो करते हैं। अब जब हम रेडिएशन थ्रो करेंगे तो इन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और इनकी स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी जब आपस में कंबाइन हो जाएगी, हम कहेंगे ये रेजोनेंस में आ गए। और जब ये रेजोनेंस में आएंगे तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहाँ से न्यूक्लियर जो है वो एनर्जी लेने के बाद अपने स्पिन को फ्लिप कर देंगे। हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं स्पिन फ्लिपिंग। मतलब जो लो एनर्जी स्टेट में थे उनमें से ज्यादातर किधर चले जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे और अपनी स्पिन चेंज कर लेंगे। मोस्ट प्रॉब्लली यहाँ पे ये भी होता है कि कुछ जो हाई वाले होते हैं वो भी एनर्जी लूज करके लो में आ जाते हैं, बट मोस्टली हम ये कह रहे हैं कि जो अपोजिट, जो अलाइन थे मैग्नेटिक फील्ड के, वो क्या करते हैं जब उनको एनर्जी मिलती है तो ये जो मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं, ये अपनी स्पिन चेंज करके ये अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड अपनी स्पिन कर देते हैं। ठीक है जी। इस तरह हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, हमारे पास एक रेजोनेंस का फिनोमेना आया। और इस रेजोनेंस के फिनोमेना के बाद यहाँ से अगर वो वापस, अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसको रिमूव कर देते हैं, सॉरी आई आर रेडिएशन को, दे विल गेट बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। और जब यहाँ से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाते हैं या फिर वो वापस आते हैं एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में, इसी वजह से हमें क्या मिलती हैं, पीक्स मिलती हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज द बेसिक फिनोमेना जिसकी हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब इसमें क्या क्या चीज हुई है, पहली चीज कि न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस स्पिन कर रहे हैं। दूसरी चीज मैग्नेटिक, क्योंकि हमने इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। और तीसरी चीज कि जो हमने रेडिएशन थ्रो की और जो ये न्यूक्लियस स्पिन कर रहे थे, इनके अंदर रेजोनेंस का फिनोमेना आया, जिसकी वजह से इन्होंने स्पिन फ्लिपिंग शो की। एंड ड्यू टू दिस स्पिन फ्लिपिंग हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास सिग्नल्स आ जाते हैं, हमारे पास स्पेक्ट्रम आ जाता है। तो ये हमारे पास था रेजोनेंस का फिनोमेना, एनएमआर का फिनोमेना। जी। अब इसके बाद थोड़ा सा बुक का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये नेशनल बुक फाउंडेशन है कि कोई ऐसी चीज हो मिस ना हो गई हो। पहली चीज कि ऑल दो न्यूक्लियर विच आर न्यूक्लियर मैग्नेटिक एक्टिव, एक्टिव के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक्टिव कौन से होते हैं, जिनका मैथ नंबर ऑड होता है उसको हम कहते हैं एनएमआर एक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इन रैंडम ओरिएंटेशन, उनकी कोई एक स्पिन फिक्स स्टेट नहीं होती, वो रैंडमली स्पिन करते रहते हैं। जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने आप को इस तरह अलाइन कर सकते हैं कि या तो उनकी एनर्जी लो होती है, और जब एनर्जी उनकी लो होती है तो वो अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हमने प्रोवाइड की है ये उसी डायरेक्शन में ही स्पिन करते हैं। अगर आपने नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ है, तो ये अपने आप को इस तरह अलाइन करेंगे, हम कहेंगे कि इनकी एनर्जी लो एनर्जी स्टेट है। उसके बाद दूसरे जो होते हैं अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनकी एनर्जी हाई होती है और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसके बाद क्या होगा, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू टू एनर्जी स्टेट कोरेस्पॉन्ड टू द रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। मतलब जिस तरह मैंने पहले आपको ये बताया कि ये अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है और एक हाई एनर्जी लेवल है, E1 एंड E2 कह लें। अब जो रेडिएशन हम थ्रो करेंगे अगर उनकी एनर्जी इतनी होगी कि इन दोनों के गैप को कवर अप कर सके, तो फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो स्पिन फ्लिपिंग शो करेंगे। And by absorbing the same energy, they flip their spin certain equivalent nuclear magnet to this resonance. And when spin returns to its ground state, the absorbed energy is emitted in the same frequency level. The emitted radio frequency signal give NMR spectrum. मैंने आपको बताया जब हमने इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो लो एनर्जी वाले होते हैं वो हाई एनर्जी ऑर्बिट में चले जाते हैं। ठीक है जी। जैसे हम रेजोनेंस वहां से रेडिएशन थ्रो करना बंद करते हैं, दे अगेन गेट बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, और जब अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आते हैं तो तब हमें स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उसी को ही एनालाइज करके हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब पहले जो चीज बता चुके हैं कि कौन कौन से कंपाउंड एनएमआर एक्टिव होते हैं। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर आर दोज पोजेसिंग प्रॉपर्टी कार्ड स्पिन। एनएमआर एक्टिव वो होते हैं जिनमें ओवरऑल स्पिन भी होती है। When a charged nucleus spin about an axis, generate its own magnetic dipole moment. Its own magnetic dipole moment means they'll create their own magnetic field. जिनका मैस नंबर क्या होता है, ऑड होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H1 की बात करता है, कार्बन 13 की बात करता है, फ्लोरीन 19 की बात करता है, फास्फोरस 31 की बात करता है। दे ऑल हैव मैग्नेटिक मूवमेंट्स, देयरफॉर कैन एब्जॉर्ब एन एमआर। और इसकी कंडीशन क्या होती है, दे मस्ट हैव नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि इनका स्पिन क्वांटम नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। आई डिनोट स्पिन क्वांटम नंबर।
इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको हम एस से शो करते थे, जो +1/2 या -1/2 होते हैं। न्यूक्लियस का जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको हम किससे शो करते हैं, आई से। अगर आई इज इक्वल टू 0 होगा तो वो एनएमआर एक्टिव नहीं होगा, सो आई मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा जी, और किन का एनएमआर जब वो 0 के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे कंडीशन ये है, atom with both an odd number of proton and odd number of neutron are odd sum of proton and neutron। या तो उनके अंदर प्रोटॉन ऑड हो या न्यूट्रॉन ऑड हो, जब दोनों का सम करें और हमारे पास मैस नंबर ऑड हो तब हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, एनएमआर एक्टिव होते हैं। इस केस में इनके जो स्पिन क्वांटम नंबर की मुख्तलिफ वैल्यूज आती हैं, 1/2 आती है, 3/2 आती है, 5/2 आती है। ये एक और अलग सा टॉपिक है, इसको डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, बट यहाँ पे आप सिंपली ये याद रखें कि उसकी वैल्यू 0 ना हो, बल्कि क्या होनी चाहिए, 1/2, 3/2, 5/2 सो ऑन होनी चाहिए। ठीक है जी, तब हम उनको कहेंगे कि एनएमआर एक्टिव हो। ओके जी। उसके बाद क्या चीज है, एच एन एम आर। मैंने आपको बताया कि हमारे पास एनएमआर की दो टाइप्स होती हैं, एक कार्बन एनएमआर और एक प्रोटॉन एनएमआर। एच एन एम आर भी हम कहते हैं प्रोटॉन एनएमआर को। इट इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज कि जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो डिटोरिएटेड सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब उसकी वजह क्या है, मतलब इसमें हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसमें हाइड्रोजन की बजाय उसका आइसोटॉप ड्यूट्रियम यूज हो। ड्यूट्रियम का आपको पता है कि मैस नंबर उसका क्या होता है, 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग वाटर यूज करते हैं और वाटर के अंदर मैं हाइड्रोजन यूज कर लेता हूँ प्रोटियम H11, तो जो हमारे पास सिग्नल्स आएंगे उसके अंदर तो इस H11 के भी सिग्नल्स आएंगे जो कि यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास नॉइज प्रोड्यूस होता है, रीडिंग के अंदर जो है वो कंफ्यूजन आ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो प्रोटियम वाला यूज नहीं करते, बल्कि इसमें हाइड्रोजन की जगह हम हाइड्रोजन का आइसोटॉप ड्यूट्रियम यूज करते हैं, जिसको हम D2O कहते हैं, हैवी वाटर भी कहते हैं। या अगर हमने एल्कोहल वगैरह भी कोई यूज करना होता है तो उसमें हाइड्रोजन की जगह हम ड्यूट्रियम लगाते हैं, प्रोटियम की जगह हम ड्यूट्रियम लगाते हैं, ताकि ये सिग्नल को इंटरप्ट ना करे। अब ड्यूटेरिएटेड सॉल्वेंट जिसके अंदर वो डी से शो कर रहा है होता वही आपके पास ड्यूटेरियम है। स्पेशली यूज एनएमआर आर प्रेफर्ड। उसकी वजह क्या होती है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ सॉल्वेंट प्रोटॉन नहीं आता। मतलब अगर हम हाइड्रोजन वाले सिंपल वाले यूज करते हैं तो वो फिर एनएमआर पीक्स के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि इसकी भी पीक्स आना शुरू हो जाती हैं। H11 तो एनएमआर एक्टिव है, बट ड्यूट्रियम जो है H12 ये एनएमआर एक्टिव नहीं है, तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा हम एक और चीज यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड फॉर केमिकल शिफ्ट, जो कि क्या होती है, ट्राई मिथाइसिलेन होती है। इसकी हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, ट्राई मिथाइसिलेन क्या होता है हमारे पास कि सिलिकॉन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, इसका हम नाम देते हैं ट्राई मिथाइसिलेन। इसका हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज करते हैं। इसके लिए हम ये कहते हैं कि केमिकल शिफ्ट जो कि हमारा स्केल होता है जिसे हम एनएमआर वगैरह मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से हम लोग इधर मूव करते हैं तो हम लोग रेफरेंस के लिए एक जो बुनियादी स्केल बनाया जाता है जिसकी बेस पे हम बाकी चीजों को मेजर कर सकते हैं, वो किस चीज को यूज करते हैं, TMS, जिसको नाम दिया जाता है टेट्रा मिथाइसिलेन का नाम दिया जाता है। इसके अंदर हमारे पास जितने भी प्रोटॉन है, ये 3, 6, 9 एंड 12, दीज ऑल आर केमिकली इक्विवेलेंट। केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब सबकी बराबर वैल्यू होती है। जो वैल्यू यहाँ पे एक हाइड्रोजन की है, सेम इधर भी वही होगी, इधर भी वही होगी, इधर भी वही होगी। और ये हमारे पास हाईली डी शील्डेड होते हैं, सॉरी हाईली शील्डेड होते हैं। शील्डेड और डी शील्डेड का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या होता है, ये हाईली शील्डेड होते हैं। शील्डेड से क्या मुराद है कि जो भी हमारे पास हाइड्रोजन होंगे उसके इलेक्ट्रॉन एज इट इज उसके गिर्द मौजूद होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सिलिकॉन और कार्बन में कितना गैप नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो जो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन पे कितना फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं ये शील्डेड इलेक्ट्रॉन है। मजीद हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में। ओके जी, उसके बाद तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है हमारे पास, बट स्टार्ट हम 0 ppm से लेते हैं, -4 ppm तक भी हो सकती है। ये स्पिन स्पिन कपलिंग वगैरह पे डिपेंड करते हैं, ये हम आगे चल के बात करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग एंड केमिकल शिफ्ट। Nuclear spin flipping is a quantum mechanical phenomenon where certain atomic nuclei absorb energy from external source। एक्सटर्नल सोर्स कौन सा होता है, जिस पे हम रेडिएशन थ्रो कर रहे होते हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, एक्सटर्नल सोर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, जो हम रेडिएशन यहाँ पे थ्रो कर रहे होते हैं वो एज एन एक्सटर्नल सोर्स काम कर रही होती है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास मैंने कहा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो जिन न्यूक्लियाई की एनर्जी लो होती है वो यहाँ पे आके रिजाइड करते हैं इन लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक हो गया। अब इन लोअर एनर्जी स्टेट को जब हम एक्सटर्नल
एक्सटर्नल मीन जब हम उनको IR रेडिएशन थ्रो करते हैं। अब इन IR की फ्रीक्वेंसी और इनकी स्पिन फ्रीक्वेंसी जब ये आपस में मैच करती हैं तो इनके अंदर रेजोनेंस का फिनोमेना होता है। फिर यही जो हमारे पास न्यूक्लियर होता है ये फ्लिप होकर ऊपर जाते हैं, यानी कि इस तरह ये अपनी स्पिन जो है वो क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। पहले ये क्या कर रहे थे, पहले ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या कर अलाइन थे। तो जब इनको हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या प्रोवाइड की, रेडिएशन प्रोवाइड की, तो इनकी जो है वो स्पिन चेंज हो गई। स्पिन इस तरह चेंज हो गई कि ये जो हमारे पास पहले इस डायरेक्शन में थे, अब इनकी स्पिन जो है वो इनके अपोजिट चली गई। ठीक है जी। अगर हम इनको कम एनर्जी वाली रेडिएशन देंगे तो ये बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इनको जैसे ही उतनी एनर्जी की रेडिएशन मिलेंगी कि ये अपनी स्पिन चेंज करेंगे, तब जाके ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ये अपनी स्पिन चेंज करेंगे, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पिन फ्लिपिंग का नाम देते हैं। So if the nucleus is irradiated with electromagnetic radiation of proper frequency, कि अगर हम इनको proper frequency की radiation देते हैं, ये energy absorb करते हैं and flip from the lower energy spin state to higher energy spin state। ठीक हो गया। The energy transition induce a change in nuclear spin। इनकी nuclear spin जो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट जो हम रेडिएशन थ्रो करने चाह रहे हैं उनकी जो है वो एनर्जी, उनकी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू इक्वल होनी चाहिए। मतलब उनकी इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि वो उनकी स्पिन को चेंज कर सके। जी। उसके बाद क्या चीज है कि इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस chemical shift is the difference between the resonant frequency and atomic nuclei and standard magnetic field, it is expressed in parts per million। ये जो हमारे पास ये जो केमिकल शिफ्ट या जो स्पेक्ट्रम की जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं ये ppm के अंदर होती है, और इसी को हम नाम देते हैं केमिकल शिफ्ट का नाम देते हैं। अच्छा जी। और ये किस वजह से आती है, ये इसी रेजोनेंस की वजह से आती है कि जो हम रेडिएशन थ्रो करते हैं उनको कितनी रेडिएशन रिक्वायर थी, कितनी फ्रीक्वेंसी की, कितनी एनर्जी रिक्वायर थी। अकॉर्डिंग टू दैट नीड ऑफ एनर्जी हमारे पास इसकी जो वो मुख्तलिफ शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है। किसी की ज्यादा आती है तो किसी की कम आती है। ठीक है जी। यूनिट कौन सा होता है हमारे पास, ppm, पार्ट्स पर मिलियन होता है। अच्छा जी। अब उसके बाद क्या चीज है कि एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द रेजोनेंस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जाहिर सी बात है अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दिया हुआ है तो उसकी स्पिन चेंज करने के लिए हमें भी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, हमें भी रेडिएशन जो है वो ज्यादा एनर्जी वाली थ्रो करना पड़ेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम है तो हमें भी एनर्जी, कम एनर्जी वाली रेडिएशन थ्रो करना पड़ती है। द आइडेंटिटी ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, ये रेडिएशन डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस किस किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर है। एनवायरनमेंट को भी हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। The number of peaks tell you the different environment of the hydrogen atom in all the ratio of area under the peak tell us the ratio of number of hydrogen atom in each of these environment। सिंपल इज दैट कि अगर मुझे यहाँ पे दो पीक्स मिल रही हैं, इससे मुराद है कि मेरे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो दो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। अगर मेरे पास तीन पीक्स आ रही हैं, इससे मुराद ये है कि मेरे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो तीन डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर है। ठीक हो गया। एक तो ये चीज हो गई। नंबर ऑफ पीक टेल यू द नंबर ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो भी मैं बात कर रहा था ये वाली चीज कि नंबर ऑफ पीक्स टेल यू द डिफरेंट नंबर ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहली बात ये कि अगर आपको पीक्स दो मिल रही हैं तो आप कह सकते हैं कि दो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर हाइड्रोजन एटम है। अगर आपको तीन पीक्स मिल रही हैं तो इससे मुराद है कि इसकी जो है वो तीन डिफरेंट एनवायरनमेंट है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर हमारे पास हो बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग के अंदर क्या होता है आपको पता है कि 6 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे होते हैं और सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इसका मतलब है दीज ऑल 6 हाइड्रोजन एटम आर इन द सेम एनवायरनमेंट। तो इसकी हमें एक ही पीक मिलेगी क्योंकि इनका एनवायरनमेंट सेम है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इथाइल क्लोराइड की बात कर लेता हूँ, CH3CH2Cl। अब ये तीन हाइड्रोजन एटम जो है ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट है। तो इनके हमारे पास एक पीक आएगी। ठीक है जी। ये दो हाइड्रोजन, इनका एनवायरनमेंट एक है। क्यों एनवायरनमेंट एक है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ ये अटैच है उसकी एक साइड पे क्लोरीन और एक साइड पे कार्बन है। तो इनके जो है वो एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये दोनों का सेम एनवायरनमेंट है लेकिन इन दोनों का इन तीन से एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, तो इसकी हमारे पास एक और पीक आएगी। अब एनवायरनमेंट, दो डिफरेंट एनवायरनमेंट थे तो दो पीक्स आए। पहला पॉइंट इसका ये था। और जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे उसने ये कहा, द रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द पीक टेल अस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि अगर हम इन लाइनों की रेशियो लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास दो लाइंस बनी हुई है, मैं यहाँ पे कोई एक रफ सी दो लाइंस ले लेता हूँ। एक लाइन मेरे पास ये है और एक लाइन मेरे पास ये है। अब अगर ये लाइन जो है ये मुझे शो कर रही है कि ये दो हाइड्रोजन की लाइन है, तो यहाँ पे देखें तो ये इससे डबल है। अगर ये इससे डबल है तो इससे मुराद है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन एटम होंगे। मतलब ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ द लाइन होती है ये आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की रेशियो बताती है।
अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक लाइन इस तरह है और दूसरी लाइन यहाँ तक है, अगर ये लाइन मेरे पास दो हाइड्रोजन की है, अगर आप ये देखें तो ये डबल तब होती है अगर ये लाइन यहां तक होती, मैं कहता डबल है। ये डबल नहीं है, बल्कि ये क्या है, इसका हाफ है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये कितने हाइड्रोजन की है, ये तीन हाइड्रोजन की है। तो हमारे पास दो डिफरेंट एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन है, एक तरफ दो हाइड्रोजन है और एक तरफ हमारे पास तीन हाइड्रोजन एटम है। इन शॉर्ट अभी बात करने का मकसद ये था कि जो हमारे पास लाइन ऑफ द सिग्नल होती है, या लाइन ऑफ द सॉरी लेंथ ऑफ द लाइन जो होती है, वो हमारे पास क्या होती है, रेशियो बताती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की। और उस रेशो से हमें अंदाजा होता है कि कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे पास कि एनएमआर जो है वो किस तरह वर्कआउट करता है। मजीद इसकी जो है वो हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो हमें एनएमआर की पीक्स का पता चलता है। तो अब तक के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। मजीद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।